नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात बिलासपुर की करेंगे। बेहद शर्मिंदगी भरा मामला। कोरोना काल में बिलासपुर से शर्मिंदा करने वाली खबर। शहर के श्रीराम केयर अस्पताल में भर्ती बीमार इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ 2 वार्ड बॉय द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप इस तरीके के लगे हैं। गैंगरेप शिकायत पीड़ित युवती ने अपने पिता को कागज पर लिखकर यह शिकायत दी। इसके बाद उसके पिता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर मामले को दबाने और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। छात्रा की स्थिति गंभीर है, वो अभी भी आईसीयू में है। अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी है। इसमें थाना सिविल लाइन क्षेत्र में श्रीराम केयर हॉस्पिटल है, जहां पर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है कि वहां पर बच्ची के साथ में आईसीयू में जाती होने और शारीरिक बलात्कार होने के संबंध में लिखित आवेदन दिया है, जिस पर 376 के तहत आधार पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहाँ के अज्ञात वार्ड बॉय के अगेंस्ट में ये शिकायत आवेदन दिया गया है और उस पर प्रथम सूचना दर्ज करके गंभीरता से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में लिया गया है। तो बेहद शर्मिंदगी भरा ये वाकया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद छात्रा के परिजनों को न्याय मिलेगा और पुलिस जांच होगी, उसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कहना है विधायक का। तो स्थानीय विधायक शैलेश पांडे अस्पताल पहुंचे हैं। पीड़ित छात्रा का हालचाल जाना है। छात्रा को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। छात्रा के परिजनों को न्याय का भरोसा दिया गया है। पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये विधायक का कहना है। शैलेश पांडे स्थानीय विधायक है, वो पहुंचे हैं। छात्रा का हालचाल जाना है। और सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे। संजय मानिकपुरी हमारे सहयोगी। संजय, सबसे पहले बताएं, क्या कुछ अपडेट है? कोई जवाब है किसी के पास इस पूरी वारदात को लेकर, जो ये लगातार लापरवाही के सिलसिले चले, इसे लेकर? संजय, तो संजय मानिकपुरी, एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय विधायक शैलेश पांडे भी अस्पताल पहुंचे। छात्रा का हालचाल जाना है। उनका कहना है कि पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर विधायक, हर नेता, हर जो जिम्मेदार है वो यही बात कहता है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच बनने तक की नौबत क्यों आती है? कितनी गंभीर और बड़ी ये लापरवाही है कि एक अस्पताल में एक वार्ड बॉय, जो वार्ड बॉय होते हैं, उनका हौसला किस कदर बढ़ा हुआ है, इसे समझिए आप। 2 वार्ड बॉय पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं और अस्पताल प्रबंधन की इतनी हिम्मत। श्रीराम केयर अस्पताल है ये, नाम देखिए श्रीराम केयर अस्पताल, और काम देखिए शैतानों जैसे। अस्पताल प्रबंधन इस मामले को दबाने में लगा हुआ था। जिन वार्ड बॉय पर यह आरोप लगा वो ड्यूटी भी करते रहे। और संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हैं और कोशिश है कि जो स्थानीय नेता हैं वो भी उनके साथ जुड़े हैं। संजय, सबसे पहले बताएं, कुछ अपडेट, कोई गिरफ्तारी और इस लापरवाही पर क्या कुछ जिम्मेदारों का कहना है? जी, इस पूरे मामले में अभी तक केवल जांच का ही आश्वासन दिया गया है। किसी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही जांच पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। परिजनों का लगातार आरोप है कि उनके जो बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है, बावजूद किसी प्रकार से कोई ना ही कार्रवाई की जा रही है और ना जांच कंप्लीट की जा रही है। आज स्थानीय विधायक द्वारा उनके पास जो मौके पर गए हुए थे, उनसे हाल चाल जाना और उन्होंने कहा, आइए जानते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। जी, मैं गया था वहाँ पर, हमारे बिलासपुर में इस प्रकार की घटना हुई है, बहुत शर्मसार करने वाली। मैं बच्ची को देखने गया था, उसके माता पिता से बात की। श्रीराम केयर हॉस्पिटल है, इसकी घटना है। वो बच्ची नर्सिंग की छात्रा है और नर्सिंग में वो पॉइजन का केस था, वो आया था वहाँ पर। और उसकी माँ से मैंने बात करी है, बच्ची से तो बात नहीं करी है, बच्ची को देखा। माँ का ये आरोप है माता पिता का कि बलात्कार हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने न्याय मांगा है माता पिता ने। अभी बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी पुष्टि जो है जांच की जा रही है। इसकी रिपोर्ट आने पर आगे कुछ कहा जाएगा।
पुलिस ने जो है इसमें पता चला है कि FIR नहीं कर रही थी और 2 दिन से FIR बाद 2 दिन बाद FIR हुई है। पुलिस का इसमें ये कहना है कि अज्ञात लोगों ने बलात्कार कर दिया। ये भी एक संदेह पैदा करता है कि अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति कहां से घुस गया है बलात्कार करने के लिए, तो अस्पताल के लिए भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो कई तरह की बातें अभी इसमें सामने आ रही हैं और इस पर मैंने IG साहब SP साहब से बात करी है कि इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दें और निष्पक्ष कार्रवाई करें, जांच करें और अस्पताल में भी। हालांकि इस बीच में मैंने बच्ची की जान को खतरा ना हो इसलिए उसको अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए माननीय मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी से बात करी है। अभी बच्ची को अपोलो शिफ्ट किया जा रहा है और ताकि वो सुरक्षित रहे और मामले में जांच निष्पक्ष हो पाए। ये थे स्थानीय विधायक शैलेश पांडे, जिन्होंने मांग की है कि उसे अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए और उनका अच्छे से उपचार किया जाए और जांच के बाद कार्रवाई की जाए। जी, जांच के बाद कार्रवाई की जाए, ये बड़ा रटा रटाया जवाब है। अब तक कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बावजूद शैलेश पांडे जो हैं वो आकर ये बयान दे रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये निहायत ही शर्मनाक है। ये काफी शर्मनाक घटना है कि किसी अस्पताल में मरीज के साथ में दुष्कर्म का मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन किसी तरीके से जांच आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 दिन पहले का ये पूरा घटना है और अभी तक किसी तरीके से जांच न होना और कार्रवाई न होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, इतनी बड़ी घटना के बाद हम लगातार कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अमित सोनी हमसे बात करें। ये डायरेक्टर हैं श्रीराम केयर अस्पताल के और ये सभी व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी लापरवाही को ढकने की कोशिश है या ये जो बड़ी घटना हुई है उससे उसकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। संजय, जी, जाहिर सी बात यह है कि जो अधिकारी हैं, जो जवाबदार अधिकारी हैं, फोन रिसीव नहीं करना, सही जानकारी नहीं देना, ये कहीं न कहीं क्या है, अपनी जवाबदारी से बचना चाह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ठिकारा फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। परिजन जो है हलाकान हो जा रहे हैं कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं, नेता भी जो है वो न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरीके से जो जांच नहीं होना, न्याय को काफी लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो बाकी के जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ जुड़े, अधिकारी हैं, उनसे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब निश्चित तौर पर देने होंगे, न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि सियासत वालों को, राजनेताओं को भी इस पर जवाब देना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार हो गई है तेज। शनिवार को सबसे ज्यादा 44 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 10, मुंगेली से 9, बिलासपुर से 9, कोरिया से 4, रायगढ़ से 4, सरगुजा से 3 मामले सामने आए। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही यहां से 3 मामले सामने आए। बलौदाबाजार से 1, जशपुर में 1 मरीज मिला है। बालोद में 2 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या पहुंच गई है 216। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 152। खबर रायपुर से, कोरोना अपडेट आपको दे दें। लॉकडाउन 4 में नई रियायत दी गई है, छूट का ऐलान किया गया है। बाजार खोलने की व्यवस्था में थोड़ी तब्दीली की गई है, बदलाव किया गया है। सब्जी, फल, दूध की दुकान सुबह 6 बजे से खुलेंगी। थोक सब्जी बाजार सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुला रहेगा। बाकी की दुकानें सुबह 9 बजे खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसमें सैलून शामिल है, ब्यूटी पार्लर शामिल हैं। सुबह 7 बजे से खुलेंगे। शहर में राइट लेफ्ट का जो फॉर्मूला है वो लगातार लागू रहेगा। और ईद के चलते छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है। किराना, सेवई, मिठाई, फल की दुकानें, इन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकान खोलने की अनुमति मिलने के बाद बाजार में लोग लगातार खरीदारी करने पहुंच भी रहे हैं। टोटल लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और कल ईद का त्योहार है, लिहाजा जिला प्रशासन ने कुछ रियायतें आज दी हैं। जिस तरह से ईद के त्योहार में सेवई का काफी महत्व होता है, इसलिए सेवई की जो दुकानें रहेंगी
ये खुली रहेंगी। और क्योंकि जैसे ही यहाँ पर लोगों को पता चला कि इस तरह की रियायत मिली है, उसके बाद से इन्होंने अपनी दुकानें खोल दी हैं। अब इनसे ही जानते हैं। भाई साहब, ये क्या जानकारी मिली, कब तक के? जी अभी जानकारी मिली है कि 5 बजे तक शायद खोलना है करके, तो इसीलिए हम लोग अपनी दुकानें खोले हैं। अभी बिक्री वगैरह कैसे, क्या इसके पहले ही लोग ज्यादा खरीद के चले गए थे? लोग ज्यादा खरीद चुके हैं ना, अभी थोड़ा नॉर्मल चलेगा क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी पूरी। अभी से जानकारी होगी, थोड़ा बहुत आएंगे लोग लेने के लिए। जी कैसी है राहत आप लोगों के लिए, क्योंकि साल भर से इंतजार करते हैं आप लोग, तो ये भी जी थोड़ा खुशी वाली राहत है। और कई बात कम से कम किया बाजार चल जाएगा इस पर, मगर पहले टाइप तो बाजार था नहीं, मार्केट पूरा लॉकडाउन के चक्कर में बंद था, इसकी थोड़ा सा भी रियायत है। आप अपने घर के लिए खरीद के नहीं लेके गए थे? अभी नहीं लेकर गए थे, अभी मतलब आए लेकर जाने के लिए। पता चला था? हाँ भाई साहब, आप भी अपने घर के लिए लेकर के जा रहे, पता था कि? मैंने तो अपने घर के लिए ले लिया था, लेकिन कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिन्होंने अपनी खरीदी नहीं करी थी, और आज ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से मालूम हुआ कि दुकानें आज भी खुली है, तो हमने सोचा कि उनके लिए भी ये सेवई का जो हमारा ईद के लिए जो सेवई का स्पेशल त्यौहार रहता है और सेवई ही उसका मेन डिश होता है, तो हम उनको भी इन सारी चीजों से मुहैया करा सके। बिल्कुल, जैसे जैसे रियायत की जानकारी मिल रही है उसके बाद से ये दुकानें खुल रही हैं। बेहद जरूरी है त्योहार भी मनाया जाए, और जिस तरह से ईद का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन अगर पूरी सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए मनाया जाए तो इस त्योहार की खुशी और भी ज्यादा दुगनी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिला प्रशासन के और सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर से व्यापारियों की खुशी बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और खबर जगदलपुर से, सांसद को धमकी देने का जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया। बस्तर के सांसद दीपक बैज, उन्हें धमकी देने का ये पूरा मामला है। धमकी देने वाला युवक कावापाल धुआ पारा से पकड़ा गया। खुद को नक्सली बताकर फोन पर इसने धमकी दी थी। अब ये कह रहा है कि साहब शराब के नशे में था और उसके चलते इसने धमकी दे दी। सवाल धमकी का नहीं, नाराजगी की बात रही क्या, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और बोधघाट सिंचाई परियोजना का काम आगे बढ़ेगा। केंद्र ने काम को आगे बढ़ाने की सहमति दे दी है। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग ने मान लिया है। 40 साल से लंबित है ये परियोजना, और अब ऐसा लग रहा है कि निर्माण का जो सपना सपने में तब्दील हो गया था वो अब साकार हो सकेगा। सीएम बघेल और सिंचाई मंत्री ने प्रयास किया और उसके बाद ये कामयाबी मिली है। और अपने तेवर के लिए चर्चित सरगुजा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अपने सख्त तेवर से बलरामपुर के जनपद सीईओ और तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल 15 मई को दिलीप गुप्ता नामक युवक दिल्ली से नौकरी करके अपने घर बलरामपुर पहुंचा। उसे एक छात्रावास में क्वारंटीन किया गया। इस दौरान रात में उसने सेंटर के भोजन का एक वीडियो बनाया। 16 मई की सुबह उसे वायरल कर दिया, लेकिन सेंटर की व्यवस्था में लगे तहसीलदार और जनपद सीईओ को यह बात ठीक नहीं लगी। उसी रात तहसीलदार और सीईओ क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। वायरल वीडियो बनाने वाले युवक का मोबाइल छीना, मारपीट की। इसकी जानकारी के बाद बलरामपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने मारपीट के आरोप से घिरे तहसीलदार और जनपद सीईओ को खरी खोटी सुनाई। वायरल करना ही उसके लिए एक अपराध जैसा हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल होता है और उसने जिला प्रशासन पर उंगली उठाई कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर ठीक से व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद तहसीलदार और जनपद पंचायत के सीईओ आए और दोनों आकर यहाँ पर उस लड़के से बातचीत करने के बजाय, वहाँ की अवस्थाओं को सुधारने के बजाय लड़के के साथ मारपीट की, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई हैं। और जो अधिकारी सीईओ और तहसीलदार उसके साथ मारपीट किए हैं, देखिए उन लोगों ने उसको मारा है, तो हाथ से मारा है, तो छुआ भी है, तो सीईओ को भी क्वारंटीन होना पड़ेगा और वो भी यहीं क्वारंटीन होंगे ये दिलीप गुप्ता के साथ, ये मैं तय करूंगी। और सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर सुझाव दिए हैं। सीएम ने कहा कि उड़ान शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उड़ान शुरू करने से पहले वो तमाम उपाय किए जाएं ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। भूपेश बघेल ने राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा हवाई यात्रा करने वालों को 14 दिन केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित
और पेड क्वारंटाइन पर रहना अनिवार्य करने के सुझाव भी दिए हैं। सीएम ने सुझाव देते हुए लिखा कि ये तमाम जानकारी विमान से यात्रा करने वाले लोगों को पहले से होना चाहिए ताकि नियमों का पालन कराने में आसानी हो। कल से रायपुर एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ान शुरू हो रही है। रायपुर से 5 फ्लाइट शुरू होंगी और क्या कुछ इसकी तैयारी है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। 30 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है। विमान सेवा की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है लॉकडाउन के बाद। और आप देखिए एयरपोर्ट में जो तस्वीरें नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको फ्लाइट्स की जानकारी भी उपलब्ध होनी शुरू हो गई है। रायपुर को 7 फ्लाइट्स मिली है, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए उड़ानें मिली है। वैसे 7 उड़ानें हैं और अगर डिपार्चर और अराइवल इसमें जोड़ा जाए तो तकरीबन ये 14 उड़ानें होंगी और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहां पर की गई है। आप देखिए कि अभी यहां पर जिला प्रशासन द्वारा जो है स्टॉल बनाए जाएंगे जिसमें पंजीयन होगा और सभी यात्रियों का, और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद उनकी जानकारी लेने के बाद उनको एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप में स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। किस तरह की तैयारी है ये हमारे साथ जानने के लिए निगम के अपर आयुक्त हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था अभी जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई है, जो यात्री यहाँ से जाएंगे और जो यात्री आएंगे उनकी स्क्रीनिंग? जो भी कल से फ्लाइट्स चालू हो रहे हैं उसके लिए जो यहाँ से जो जाएंगे उनके लिए अलग एसओपी है और जो बाहर से आएंगे उनके लिए अलग एसओपी है। जो बाहर से आएंगे सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जो भी विदेश से आ रहे हैं उनको सबको पेड क्वारंटाइन पे जाना पड़ेगा। और जो अपने अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन, या फिर अगर डॉक्टर उनको उनकी कोई सिम्टम मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पेड क्वारंटाइन या आइसोलेशन पे जाना पड़ेगा। तो वो सारी व्यवस्था अंदर की जा रही है जो जहां से एंट्री होगी वहां पर। और यहाँ पर जो है जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए सरल प्रोटोकॉल है। उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो उनके प्रोटोकॉल हैं उसके तहत यहाँ से ये क्वारंटाइन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि होटल्स में रुकेंगे, जैसे कि आपने बताया पेड क्वारंटाइन, तो उसका जो पैसा होगा वो यात्रियों को खुद वहन करना होगा। किस तरह की व्यवस्था होगी, कितने होटल्स? जो भी व्यक्ति पेड क्वारंटाइन में जाएंगे उसकी व्यवस्था वो पैसा उन्हीं को देना होगा। और इसके लिए अभी तक करीब 18 होटल के अपने अपने रेट उनके द्वारा दिए गए हैं और व्यक्ति को यह जो भी आ रहे हैं उनको ये आजादी होगी कि वो किस होटल में जाना चाहते हैं। होटल के रेट्स जो हैं वो 3100 रुपए से लेकर के करीब 800 रुपए के आसपास तक भी हैं। तो जिस होटल में व्यक्ति रुकना चाहेगा वो उस होटल में उसकी मर्जी से रुकेगा, लेकिन सभी जगह क्वारंटाइन के जो शर्तें हैं उन शर्तों का उनको पालन करना पड़ेगा। अगर कोई क्वारंटाइन की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। एक संशय की स्थिति ये भी है कि 14 दिन का क्वारंटाइन होगा या 7 दिन का होगा। ये देखिए 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। जो लोग जिनको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा वो भी होम क्वारंटाइन में 14 दिन के में ही रहेंगे, तो इसलिए 14 दिन का ही क्वारंटाइन रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अपनी तैयारी है, अंदर भीतर सैनिटाइज मशीन रखी हुई है, यात्रियों के सामान सैनिटाइज किए जाएंगे। और जिस तरह से उड़ानें शुरू होंगी उसके बाद से जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं उनको 14 दिन क्वारंटाइन पे रहना होगा। अलग से पेड क्वारंटाइन के लिए होटल्स की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और 1 जून से देश भर में चलने वाली 200 ट्रेन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा है। सीएम ने कोरोना संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेनों का संचालन करने के सुझाव दिए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की भांति ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट चलाई जाएं, यात्रियों का एक दूसरे से संपर्क नियंत्रित करने के अधिकतम 2 स्टॉपेज रखे जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर यात्रियों की संख्या की जाए सीमित, राज्यों को यात्रियों की सूची, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पते से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, यात्रियों के लिए 14 दिन के क्वारंटाइन को अनिवार्य किया जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। प्रदेश में तेज गर्म हवाएं चलेंगी। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में गर्म हवाएं चलेंगी। 1-2 स्थानों पर गरज चमक की भी संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तक एक द्रोणिका का सिस्टम बना हुआ है और यही वजह है कि मौसम में
ढेर सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। कोरोना काल में अब गर्मी का सितम शुरू हो गया है। कल से नौतपा शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही सूरज आग उगल रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी दुर्ग जिले में पड़ रही है। रायपुर में भी पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। बिलासपुर में भी सूरज मानो आग उगलता नजर आ रहा है। नौतपा से पहले ही सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। रायपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तेज गर्मी पड़ रही है। पारा तकरीबन 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है और इस स्थिति में लोग कब ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि टोटल लॉकडाउन का टाइम है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो कोरोना वॉरियर्स को हो रही हैं, पुलिस कर्मियों को हो रही हैं, जो कि इस दौरान भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और क्योंकि ड्यूटी करनी है, कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाना है, इसलिए ये तमाम कोरोना वॉरियर्स जो हैं यहाँ पर ड्यूटी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि भाई साहब, अभी जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, 45 डिग्री का पारा है, एकमात्र शेड है, ऐसे में ड्यूटी करने में काफी मुश्किल नहीं होती? मुश्किल क्या, ड्यूटी भी करना पड़ेगा तो, है ना। गर्मी तो है मगर ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? पानी की बातें रखे हैं, पानी पीते हैं गर्मी में, और छाया बना हुआ है इसमें थोड़ा सा। तो देखिए, ये इस तरह का एक शेड बना हुआ है। इस शेड के नीचे रहकर ही अपने आप को गर्मी से भी बचा रहे हैं, साथ ही कोरोना के खिलाफ ये ड्यूटी भी कर रहे हैं। और सही मायने में अभी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है उससे तो लोग परेशान है ही, साथ ही गर्मी का सितम जिस तरह से देखने को मिल रहा है उस वजह से यहाँ पर दिक्कतें और भी ज्यादा लोगों की बढ़ गई है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो फिर घर से ना निकलें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तो है ही, साथ ही साथ अगर गर्मी से भी जिस तरह से बढ़ रही है, गर्मी का भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और झुलसाने वाली गर्मी से अगर बचना है तो आप घर पर ही सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।